नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हिंदी व्याकरण की है हमारी 6th क्लास है। इसमें हम वर्तनी का जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। मतलब जो फर्स्ट क्लास है उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे, कुछ वर्तनी संबंधित अशुद्धि जो मैंने आपको बतानी है, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अ, आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था र का ऊ और बड़े ऊ के साथ रूप, जिसमें हमने क्या किया था, जो हमारा र है जब उसके साथ छोटा ऊ लगता है तो उसको हम इस तरह से लिखते थे। मतलब र के साथ ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती थी, और जब र के साथ बड़ा ऊ की मात्रा को जोड़ा जाता था तो वो इस तरह से लगाई जाती थी। अब आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो कैसे लिखा जाता है, और बड़े ऊ की मात्रा लगने पर किस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द लिखूंगी गुरु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, और एक और शब्द लिखा गुरु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षक के लिए या शिक्षक का जो पर्यायवाची है वो इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन में ये दोनों दिए हों, तो आप कौन सा गुरु सही करेंगे। अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि कौन सा गुरु शुद्ध शब्द है शिक्षक के लिए। हैं तो दोनों ही सही, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। हमसे पूछा गया है शिक्षक का पर्यायवाची, तो उसमें कौन सा है, ये वाला गुरु जो है वो सही होगा, जो नंबर 1 पे है। और दूसरे गुरु का मतलब होता है चालाक। क्या होता है इसका मीनिंग? चालाक। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम तो उसके भी गुरु निकले, मतलब चालाक निकले। तो जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है उस गुरु का मतलब होता है चालाक, और जहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है गुरु, शिक्षक या बड़ा। तो ये कल हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद हम आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये और ए संबंधी अशुद्धि। अब ये और ए दोनों का जो उच्चारण है वो अलग अलग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ये शब्द का प्रयोग होगा और कहाँ पे ए वर्ण का प्रयोग होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए संज्ञा शब्द का और क्रिया शब्द का। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा शब्दों की। अब जैसे यहाँ पर है आपके पास संज्ञा शब्द रुपया। जब हम रुपया का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, रुपए। अब देखिए आवाज क्या आ रही है लास्ट में, रुपए या रुपए, ये वाली साउंड आ रही है, तो ये वाला सही होगा और ये वाला गलत। उसी तरह जब हम तकिए का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तकिया, तकिए। ये आ रहा है लास्ट, ए नहीं, ए की साउंड नहीं आ रही है, ये की साउंड आ रही है, तो ये सही, ये गलत। पहिए का क्या होगा, पहिए, ये पहिए नहीं होता, ये गलत। तो जब हम संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाते हैं तो उनके अंत में आता है ये, जो उच्चारण है वो सही कीजिएगा। और जब हम क्रिया शब्दों का बहुवचन बनाते हैं या पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वहाँ पे आता है ए। जैसे गए, लिए, जाए, चाहिए। अब इनमें ये की साउंड नहीं आ रही है, ए की साउंड आ रही है, गए, ना कि गए, गए। लिए, लिए है ना। जैसे शब्द है गया, क्रिया शब्द है गया। अब हम गया का क्या बनाएंगे, जैसे पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, गए, ना कि गए। ये वाला गए नहीं बनेगा, ये वाला गए बनेगा। ये वाला क्या है, गलत होगा। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गई। जैसे इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रिया शब्द होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि कम वर्णों के प्रयोग से शुद्ध वर्ण शब्द बने, उसको हम लेते हैं। अब जैसे हम गए को तोड़कर लिखते हैं, मतलब गए का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ग,
ग में हलंत अ और साथ में आएगा हमारा स्वर ए। और जब हम दूसरे वाले गए का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ग हलंत के साथ, य हलंत के साथ और ए। तो इसका जो वर्ण विच्छेद है उसमें 4 वर्ण आ रहे हैं और इसमें 3। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे कम वर्ण होते हैं, कम वर्णों के साथ शुद्ध शब्द बनता है, उसको हम सही मानते हैं क्रिया में। तो ये वाला गए सही होगा और ये वाला गलत। उसी की तरह आगे है शब्द लिए। लिए में भी क्या है, हम इस वाले लिए का सही, इसको शुद्ध मानते हैं, ये वाला जो है कहीं प्रयोग नहीं होता। तो ये बात की हमने ये और ए संबंधी अशुद्धि की। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे की और की का प्रयोग। जहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी होती है उसको हम थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं की, और बड़ी ई की, मतलब उसको थोड़ा लंबा लेके जाते हैं। आपने वो पढ़े है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, वही। अब जहाँ पे की का प्रयोग होता है, छोटी की का मतलब छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, वो कहाँ होता है हमें पता होना चाहिए। तो उसका प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे राम ने मुझे बताया कि वह बाजार जा रहा है। अब इसमें दो वाक्य हैं, राम ने मुझे बताया, वह बाजार जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने की बात की इस की ने। अब दो वाक्यों को जोड़ने का काम की कर रहा है, तो वहां पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे हम पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक लाइन होती है, सविनय जो क्या होता है, सविनय निवेदन यह है कि, आता है ना, वहां पे भी क्या है, छोटी की ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं बड़ी ई का प्रयोग जब होता है क के साथ, तो वो उसकी दो स्थितियों में प्रयोग होता है। जैसे करना क्रिया का भूतकालिक रूप, या बीते हुए समय में भाव पूरा हुआ हो। जैसे मैंने कल सीता से बात की, मतलब समय में भाव पूरा हुआ है, यहाँ पे बात कर चुका है वो। मैंने कल सीता से बात की। अब यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम तो हो नहीं रहा, बात पूरी हो चुकी है, वो कर चुका है, तो यहाँ पे प्रयोग होता है बड़ी की का, मतलब क के साथ बड़ी ई की मात्रा का। और दूसरा प्रयोग कहाँ पे होता है इसका, संबंध कारक में। कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने, वहां पे संबंध के होते हैं का के की। तो वहां पे जो की होता है उसके साथ भी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। जो हमारी छोटी ई है उसका प्रयोग वहीं केवल एक ही स्थिति में होता है, जब दो वाक्यों को जोड़ने की बात की गई हो। और इसके अलावा कहीं भी की का प्रयोग आए तो वहां पे बड़ी, मतलब क के साथ बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। जो बड़ी की है उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। काव्या की बहन बाजार गई है। अब काव्या क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ जो है की का प्रयोग होता है। ऊपर देखिए की कैसे प्रयोग होता है, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में ही इसका प्रयोग होता है, जो हमारा संबंध कारक की है। तो वहां पे भी क के साथ होगा बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। ये हो गया आपका क प्लस ये वाला ई। तो ये बात हो गई की और की का प्रयोग की। इसके बाद हम देखेंगे वर्ण वियोजन, वर्ण विच्छेद या पल्लवन। क्या है, अगर आ जाए वर्ण वियोजन या पल्लवन या विच्छेद, तीनों का मीनिंग क्या होता है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, वियोजन भी, विच्छेद भी और पल्लवन भी। और यहाँ से भी सी टेट और स्टेट टेट में क्वेश्चन आता है। क्या करता है एग्जामिनर, एक कोई थोड़ा डिफिकल्ट सा शब्द आपको दे देगा और उसका वर्ण विच्छेद पूछेगा। 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी और उनमें से आपको कोई एक टिक करना होता है। तो देख लेते हैं वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है प्रत्येक। अब प्रत्येक का वर्ण विच्छेद कैसे होगा,
इसका वर्ण विच्छेद होगा, जैसे मैंने आपको बोला था पाई वाले वर्णों के साथ जब र का प्रयोग होता है तो वो कैसे होता है? वो होता है हमारा नीचे, इस तरह से। और जब इस तरह से र का प्रयोग होता है तो ये र सहारा दे रहा है यहाँ पे प को, मतलब र पूरा है और प आधा है। तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प हमारा हलंत के साथ, फिर र आएगा अ स्वर के साथ, क्योंकि र ने सहारा दिया है और र पूरा है। फिर त आधा तो हलंत के साथ आ गया। य के साथ है हमारा ए स्वर, फिर क और क है अ स्वर के साथ। तो ये हुआ प्रत्येक शब्द का वर्ण संयोजन या संक्षेपण, प्रत्येक शब्द का वर्ण वियोजन, विच्छेद या पल्लवन। अब इसका अगर हमने वर्ण संयोजन या संक्षेपण करना होगा, इसका ये जो वर्ण विच्छेद है, जब इसका हम वर्ण संयोजन या संक्षेपण करेंगे तो वो बनेगा प्रत्येक। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे शब्द है संस्कृत, संस्कृत का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? स और स के साथ है हमारा अनुस्वार, तो ये आ जाएगा अ। फिर है आधा स तो मतलब हलंत के साथ, फिर है क्री तो क हलंत के साथ और इसके साथ है हमारा स्वर री, और आगे है त के साथ है हमारा अ स्वर। तो ये हुआ इसका वर्ण विच्छेद, पल्लवन, या इसको हम बोलते हैं वियोजन। अब जब इसका हमने वर्ण संयोजन या संक्षेपण करना होगा तो वो होगा संस्कृत। एक और उदाहरण है उद्यान, इसको आप करके देखिए अपनी कॉपी पे। उसके बाद है बहुब्री। तो इस तरह के शब्द देता है एग्जामिनर आपको। अब बहुब्री का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। ब है, ब हमारे पास पूरा दिया है, मतलब इसके साथ कोई स्वर है जो है अ। ये हो गया हमारा ब। अब उसके बाद है हु, मतलब ह के साथ हमारा स्वर है हु को कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। ये हो गया बहु। अब व्री, मतलब व को सहारा दिया है र ने, तो व है हमारा आधा, र है पूरा, फिर इसको दिया है सहारा बड़ी ई वाले स्वर ने। फिर है ही, मतलब ह आधा, और यहाँ पे मात्रा है छोटी ई की। तो ये हुआ बहुव्रीहि का वर्ण विच्छेदन या वर्ण विच्छेद या पल्लवन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। ध्यान से सुनिएगा। जो ये मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगी ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अब ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से पूछा गया है कि जो हमारा अनुस्वार है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है, मतलब इनमें से किस ध्वनि का प्रयोग जो है इस रूप में अनुस्वार के रूप में नहीं किया जाता। अब क ऑप्शन है, उसको भी हम इस रूप में प्रयोग करते हैं, ख को भी करते हैं और ण ग को भी करते हैं, लेकिन य को हम इस रूप में प्रयोग नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा य। य क्या है? सही आंसर है, क्योंकि य वर्ण का अनुस्वार रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हुआ य। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? अब क्या बात की गई है कि जो हमारा हिंदी का शब्दकोश है, मतलब डिक्शनरी है, उसमें जो क वर्ण है उसके व्यंजन है, उसके बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? अब पहला ऑप्शन है ज्ञ। हमें पता है ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस और य से, ये बना हमारा ज्ञ। च बनता है च और अ से। क्ष बनता है क और श से। ख बनता है ख प्लस
अ। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारा क है उसके बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क के बाद कौन सा व्यंजन है, च आ रहा है, इधर ज आ रहा है और इधर क आ रहा है। तो ये तो मतलब पहले तो क वाले ही शब्द होंगे ना पूरे, तो च वाला भी नहीं होगा, ख वाला भी नहीं और ज वाला भी नहीं, क्योंकि क के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा क और श। तो यहाँ पे क के बाद मिलेगा हमें श व्यंजन, ये मिलेगा, क्योंकि इसको जब तोड़कर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ हमें मिलता है और हिंदी शब्दकोश में क व्यंजन के बाद ये आता है। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपसे यूँ डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि क के बाद कौन सा आता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, क के बाद कौन सा व्यंजन आता है, उस ख को कर देंगे, जबकि इसका आंसर ख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं और संयुक्त व्यंजन का जो वर्ण विच्छेद किया जाएगा, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है और शब्दकोश में क्या है, पहले एक सीरीज वाले शब्द आते हैं, तो जो हमारा क है उसके बाद आएगा क्ष व्यंजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो नीचे आपके पास कुछ शब्द दिए हैं, वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। अब इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा शब्द। तो हमें इसका उत्तर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। तो एक एक का क्या है, इनका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि कौन सा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। वक्त का व अ क त अ। दूसरा है वरक, व र क। अब यहाँ पे क्या है, व अ क, व अ तो सेम है, लेकिन आगे क आ रहा है और नीचे र आ रहा है, तो मतलब जो वरक वाला है ये तो नहीं होगा। तो अब बची 3 ऑप्शन, तो इसमें से अब हम इसको हटा के देखते हैं। वरक तो हमारा हट गया, वक्र को देख लेते हैं। व क क्या है, हम देखेंगे वक्र को, क आधा, र को पूरा किया है अ ने। तो यहाँ पे क्या है, क, र और त में से पहले कौन सा आता है। अब इसको देख लेते हैं, बताइए त पहले आता है या र। पहले आता है हमारा त के बाद आता है र, और यहाँ पे क्या है, व क वर्ग है, तो वर्ग का कैसे होगा, व, अब र ऊपर है तो ये आधा, ग अ। अब यहाँ पे भी व, तो इस पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा हमारा व क, और इधर हमें पता है त पहले आता है, तो ये होगा इसका सही आंसर वक्त। क्योंकि वक्त में देखिए व अ तो सब में आया, इसके बाद यहाँ पे हमारा र आया, इधर भी र आया, तो ये कैंसिल हो गए। वक्त और वक्र में आया क ये कॉमन हो गया, फिर आया त और नीचे र, तो त और र में देखेंगे पहले कौन सा व्यंजन आता है, तो पहले आता है त, तो हमारा वक्त क्या हुआ, वक्त हुआ इसका सही आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।